हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस पॉलिटिकल साइंस के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास होगा वो स्पेशली पीजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए होगा। और पीजी सेमेस्टर 4 के कोर्स का जो पेपर 15 है उसका कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इश्यूज़, उसके अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जिसको हम जानने का अधिकार भी कहते हैं, राइट टू नो। आज हम लोग अपने इस व्याख्यान के द्वारा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी कि सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, इसकी क्या आवश्यकता थी, यह किस तरह से नागरिकों को सशक्त बनाता है, इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं और इसको क्रियान्वित हम कैसे कर सकते हैं। दैट मीन्स सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत हम जो कोई भी सूचना इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसको ड्राफ्ट कैसे करेंगे, इन सब बातों पर आज हम लोग बेहद चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूचना का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। हालांकि भारत में इसे बहुत बाद 2005 में नागरिकों को दिया गया है, लेकिन बाकी और भी जो पश्चिमी देश हैं वहाँ बहुत पहले से इस अधिकार को वहाँ के नागरिकों को दिया गया था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी ही देश का असली मालिक होता है। और क्यों असली मालिक होता है? क्योंकि हम लोग वोट के द्वारा अपनी सरकार को चुनते हैं। तो इसलिए असली मालिक होने के नाते यह जानने का अधिकार, ये हक है कि सरकार जो है, उसकी सेवा के लिए जो सरकार बनाई गई है वह क्या कर रही है, कहाँ कर रही है और कैसे कर रही है। और इसके साथ ही हर नागरिक इस सरकार को चलाने के लिए जो टैक्सेस देता है, इसलिए उसे, हर नागरिक को यह जानने का अधिकार है, हक है कि उसका जो पैसा है वो कहाँ खर्च किया जा रहा है। और जनता को यह जानने का अधिकार ही सूचना का अधिकार कहलाता है। 1976 में राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित सूचना का अधिकार के अनुसार हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 तरह के मौलिक अधिकारों की चर्चा भारत के नागरिकों को दी गई है, जिसमें दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके अंतर्गत 19 के अंतर्गत जो है, 19 क्लॉज 1 क्लॉज क के अंतर्गत जो है, इस सूचना के अधिकार अधिनियम को समाहित किया गया है। और वह जो है अनुच्छेद 19 के अनुसार हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति करने का अधिकार जो है वो देती है। उच्चतम न्यायालय ने कहा था अपने उस केस में 1976 राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश मामले में कहा था कि जनता जब तक जानेगी नहीं तब तक वह अभिव्यक्ति कैसे करेगी, बोलेगी कैसे, कुछ पूछेगी कैसे। तो इसलिए 2005 में देश की संसद ने एक कानून पारित किया जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार नागरिक सरकार से सूचना मांगेंगे और
किस प्रकार सरकार की जवाबदेही होगी। और उस अधिनियम, सूचना का अधिकार जो अधिनियम है, उसके अंतर्गत नागरिक को यह जानने का हक देता है कि सरकार से कोई भी वह सवाल, इसके अंतर्गत ये प्रोविज़न किया गया है कि कोई भी नागरिक जो है, भारत का नागरिक, वह सरकार से कोई भी सवाल पूछ सके या कोई भी सूचना प्राप्त कर सके। हालांकि उसकी सूची बनाई हुई है और कुछ क्षेत्रों में सूचना नहीं प्राप्त की जा सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत जब हम बृहद चर्चा करेंगे तो उसमें एक लिस्ट बना हुआ है कि किन किन विषयों पर सूचना दी जा सकती है और किन किन विषयों पर सूचना नहीं दी जा सकती है। तो देश की सुरक्षा से संबंधित जो इम्पोर्टेंट मुद्दे होंगे उनको छोड़कर लगभग ऑलमोस्ट सभी पर सूचनाएं दी जाती हैं। तो उसकी एक लिस्ट अलग है जो हम लोग बाद में उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो मुख्य बात जो सूचना के अधिकार अधिनियम के में बताई गई है कि सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकता है या कोई भी सूचना आप मांग सकते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत। और दूसरा है कि किसी भी सरकारी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि आप मांग सकते हैं, ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का। वो चार्जेबल होता है, पेज बाय जितने पेज होते हैं उसमें आपको एडिशनल पेमेंट करना होता है और उसके फ़ोटोकॉपीज़ आपको मिल जाते हैं। कोई भी सरकारी दस्तावेज आप चाहते हैं उसको आपको वो मिल सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सके, कोई भी सरकारी दस्तावेज है उसकी जांच की जा सकती है। चौथा है किसी भी सरकारी काम की जांच की जा सकती है। आए दिन बहुत सारे देश में कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, रोड के काम होते हैं, पुल बनते हैं, डैम्स बनते हैं, स्कूल बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं और हमें पता चलता है कि वो 1 महीना भी अभी ओपनिंग भी नहीं हुआ, वो गिर गया। तो ऐसे में आप जो है उसकी जांच के लिए भी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कि उसको किस एजेंसी को दिया गया, उसमें क्या मटेरियल यूज़ किया गया, कितने दिनों में काम पूरा हुआ, कितना लागत लगा, बाकी बहुत सारी डिटेल्स जो भी आप चाहें उससे संबंधित सरकार से आप मांग सकते हैं और सरकार देता है। और इसके बाद किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल सामग्री को प्रमाणित नमूने भी आप ले सकते हैं कि उस चीज़ को बनाने में कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, उसकी भी सैंपल या जांच आप सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांग कर सकते हैं। और सभी सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनिट, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से चलने वाले गैर सरकारी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं आदि विभाग इसमें शामिल हैं। और पूर्णतः निजी संस्थाएं इस कानून के दायरे में नहीं आती, लेकिन यदि किसी कानून के तहत कोई सूचना मांगी जाती है उस प्राइवेट एजेंसी से, संस्था से, तो उसको उसका सूचना जो है देना पड़ता है। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी सूचना के अधिकार अधिनियम की। अब हम लोग इसके जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो इसमें प्रोविज़न्स बताए गए हैं, किए गए हैं कि आप कैसे सूचना लेंगे, सूचना नहीं मिलने पर क्या करेंगे, किसके पास सूचना मांगने जाएंगे, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो भारतीय संसद ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया और इस कानून के तहत देश का कोई भी नागरिक मात्र 10 रुपये, और कुछ राज्यों में यह शुल्क जो है कुछ ज़्यादा है, लेकिन मिनिमम जो है 10 रुपये शुल्क है, कि अदा करके किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विभाग से जो है जानकारी मांग सकता है। अधिनियम के अंतर्गत 30 दिनों के भीतर मांगी गई सूचना को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने तथा ऐसा न करने पर लोक सूचना अधिकारी को दंडित करने का प्रावधान है। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून के प्रभावी होने से मीडिया की खोज परख समाचार पत्रों से संबंधित तथ्यों के संकलन की समस्या का समाधान काफ़ी हद तक हो गया है और इस कानून की परिधि में केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत विभागों तथा सरकारी अनुदानों से चलने वाले गैर सरकारी संगठनों से को सम्मिलित किया गया है। इस कानून के दायरे में निजी संस्थाएं नहीं आती हैं, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ मैं, लेकिन
किसी कानूनी प्रावधान के तहत जो है किसी सरकारी विभाग द्वारा निजी संस्थान के संदर्भ में भी जानकारी मांगी जा सकती है, तो उसे संबंधित विभाग के माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 क्लॉज क से लेकर ज तक जो है प्रोविज़न जो है उसके तहत मांगा जा सकता है। इस कानून के दायरे में आने वाले समस्त सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में लोक सूचना पदाधिकारी होते हैं। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं या जो एनजीओ होते हैं या जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें जो है एक जो है लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। और लोक सूचना अधिकारी का यह उत्तरदायित्व है कि वह सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदन पत्रों को धारा जो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5 क्लॉज 1 स्वीकार करे, जो भी आवेदन देता है, तथा मांगी गई सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। सूचना को 30 दिनों के अंदर तथा कुछ मामलों में धारा 7 क्लॉज 1, कुछ मामलों में इसकी सीमा 45 दिनों तक है। ठीक है, कम से कम 30 दिन और मैक्सिमम 45 डेज। ये आपका आर्टिकल्स 7 क्लॉज 1 में कहा गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या गलत या भ्रामक जानकारी देता है, तो इसके लिए उसे दंडित करने का भी प्रावधान है और 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। अगर लोक सूचना अधिकारी ने आपको गलत सूचना दिया है, समय पे सूचना नहीं दिया है या भ्रामक सूचना दिया है, तो ऐसे में डिले होने पर। और इस तरह से यदि कोई लोक सूचना अधिकारी आवेदन लेने से इनकार करता है, तो उसकी शिकायत जो है डायरेक्टली केंद्रीय सूचना जो आयोग है और राज्य की सूचना जो आयोग है, इन दोनों में से की जा सकती है कहीं भी। ठीक है, और यदि लोक सूचना अधिकारी यह समझता है कि मांगी गई सूचना उसके विभाग से संबंधित नहीं है, अगर मान लीजिए किसी ने एप्लीकेशन दिया उस डिपार्टमेंट को, लेकिन जब या उसने देखा कि अधिकारी ने कि ये सूचना जो मांगी गई है वो संबंधित मेरे डिपार्टमेंट से नहीं है, तो उसका यह कर्तव्य होता है कि उसे उस आवेदन को संबंधित जो आवेदन जो दिया गया है, उस आवेदन को संबंधित विभाग को 5 दिनों के भीतर उसको उस विभाग को भेज दे, तथा साथ ही साथ जिस आवेदक जो है उसको भी इन्फॉर्म करना होता है उस लोक सूचना पदाधिकारी को कि आपका जो है ऐसा था, इस डिपार्टमेंट से नहीं था, तो इस डिपार्टमेंट को इतने तारीख को इतने बजे अग्रसरित कर दिया गया है। इसकी जानकारी उसे आवेदक को भी देनी होगी, क्योंकि देखिए इसमें टाइम लिमिट्स है 30 डेज या 45 डेज, तो अगर इससे अधिक होगी तो वो दंडित किया जाएगा। तो इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड की गई है कि अगर आपने इतने दिनों के अंदर ये काम नहीं किया तो फिर आपको उसके लिए दंड या जुर्माना देना पड़ सकता है, और उसे 5 दिनों के भीतर संबंधित विभाग को भेजे और तथा इस संदर्भ में आवेदक को सूचित करे। और ऐसी स्थिति में धारा 6 जो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम है कि धारा 6 क्लॉज 3 में सूचना उपलब्ध कराने की समय सीमा जो है 35 दिनों की निर्धारित की गई है। और कुछ मामलों में लोक सूचना पदाधिकारी आवेदक को सूचना देने से इनकार भी कर सकता है, जिनको अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत जो है सूचीबद्ध किया गया है कि किसमें सूचना नहीं दी जा सकती है। और साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि धारा 8 के अंतर्गत सूचीबद्ध होने के बावजूद जनहित से जुड़ी सूचनाओं को दी जा सकती है। और यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि जिन सूचनाओं को संसद और विधानसभाओं को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उन सूचनाओं को सूचना के अधिकार अधिनियम कानून 2005 के तहत आम आदमी को भी उपलब्ध कराया जा सकता है।
और यदि कोई लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या अधिनियम की धारा 8 का गलत इस्तेमाल करके सूचना देने से मना करता है या उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से आवेदक संतुष्ट नहीं है, तो धारा 19 क्लॉज 1, अधिनियम की धारा 19 क्लॉज 1, आवेदक जो है प्रथम अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी से ऊपर का जो होता है प्रथम अपीलीय अधिकारी जो है के समक्ष भी जो है आवेदन दे सकता है, जानकारी दे सकता है। और इस तरह से भारत में आम आदमी को जानने या सूचना का अधिकार देने की मांग काफ़ी समय पहले से चल रही थी और देश की सर्वोच्च न्यायालय ने 1976 में, शुरू में ही मैंने बताया, राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के प्रकरण की सुनवाई में के दौरान अनुच्छेद 19 में वर्णित सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। और अपने आदेश में सर्वोच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जब तक जनता जानेगी नहीं तब तक अभिव्यक्ति नहीं कर सकती है। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज क के अंतर्गत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता की जो गारंटी दी गई है, जो जानने के अधिकार के बगैर जो है अधूरी रहती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक तरह से यह हमारा जो है 76 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह जो है एक फंडामेंटल राइट्स है। और आपको ये पता होगा जब आपने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर्स पढ़ा होगा तो कितना इम्पॉर्टेंट है, चूँकि आपके जीवन से संबंधित है। तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं अपवाद हैं जिसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती हैं, जो देश की सुरक्षा से संबंधित है। इसके अलावा बाकी जितनी भी सूचनाएं हैं आपको दी जाती हैं। आप अगर सही ढंग से उसका आवेदन करते हैं तो आपको वो सूचना सरकार को देनी होती है। और इस अधिकार के तहत एक तरह से एक वेपन दिया गया है भारत के नागरिकों को कि वह सरकार के कामकाज को देख सके, जान सके, समझ सके और अपने दिए गए हर पैसे का वो हिसाब जो है गवर्नमेंट से ले सके। इस तरह से सरकार को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, भ्रष्टाचार से मुक्त बनाया जा सकता है। पहले जो घंटों चक्कर लगाने पड़ते थे ऑफिस में, ऑफिशियल वर्क से आम जनता को परेशानी होती थी, तो उसके निवारण के लिए भी जो है यह एक वेपन के रूप में काम करता है। अब शर्त यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपके क्या अधिकार हैं और आप उन अधिकारों का प्रयोग करके खुद को कितना सशक्त बना सकते हैं और देश को और विकास में और उसको सशक्त बनाने में मदद कर सकते हैं। तो ये था आज का संक्षिप्त में मेरा जो लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने बहुत सरल शब्दों में सूचना के अधिकार अधिनियम को आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो हम इसको अपने दूसरे क्लास में काफ़ी डिटेल्स में और चर्चा करेंगे, तो उसमें हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखें, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी। और आज के लिए बस इतना ही। नए टॉपिक के साथ हम लोग बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।